तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइफ प्रोसेस के सेकंड लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के रियल मीनिंग के बारे में और लाइफ प्रोसेस कितने तरीके के हम लोग के पास होते हैं उसका एक बेसिक आइडिया लेंगे, एक टाइप का सॉर्ट ऑफ समरी लेने वाले हैं। फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे पता लगाए कि हम जीवित हैं या अजीवित हैं, मतलब कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं अलाइव है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। हम लोग ने उसके बारे में चर्चा की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सारे के सारे लाइफ प्रोसेस का बारे में, हम बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। फिर हम लोग डीप ड्राइव करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़िया से कॉपी बुक निकाल लो अपनी और एक पेन लेकर बैठ जाओ। सारे पॉइंट्स को रीड करते हुए, हाईलाइट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चालू कर रहे हैं यहाँ पर। लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग पर्टिकुलर। बॉडी, देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक फंक्शन मेंटेन करना पड़ता है, तब पर भी जब अगर वो कोई काम भी ना कर रहा हो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 24 घंटा जो उसके ऑर्गेन्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए आपको न्यूट्रिशन, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि बोल रहे हैं कि द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर रही तब पर भी मेंटेनेंस उसको चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। उस जॉब को, जो फंक्शंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो हमें प्रोसेस चाहिए होते हैं, उसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। मतलब जो ऐसे प्रोसेस, आप सिंपल शब्द में समझिए, ऐसे प्रोसेस जो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें जिंदा रख रहे हैं। ठीक है, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, हर समय हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और वो सारे प्रोसेस जो उस मेंटेनेंस जॉब में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ये मेंटेनेंस प्रोसेस है, ये क्या करते हैं, हमें डैमेज से प्रिवेंट करते हैं और एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो मेंटेनेंस चाहिए जिस भी पार्ट को, वहाँ तक वो एनर्जी पहुँच पाए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो आपकी एनर्जी आ रही है वो बॉडी के बाहर से हमें मिलती है। हम जो खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं अपना। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब कुछ ऐसा सोर्स होगा जो हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड। हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन 5th या 6th क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें बोला जाता है फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड। फूड इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमें बाहर से मिल रहा है। ये हमें एक बेसिक डेफिनेशन पता चलती है। ठीक है, बट जो हम लोग फूड खाते हैं वो डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं देता है, हमारे बॉडी में जाता है, वो फूड ब्रेक डाउन होता है, उस जो स्मॉलर पार्टिकल है फूड के, उससे हम एनर्जी, हमारी बॉडी डिराइव करती है टू द इनसाइड। आर प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, जो कि हमारा पहला क्या होने वाला है, प्रोसेस होने वाला है। तो हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस क्या आता है, न्यूट्रिशन, जहाँ पर हमें एनर्जी मिल रहा है फ्रॉम द फूड। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, additional raw material will also be needed from outside, since life on the earth depends on carbon based molecule। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर हमारी बॉडी साइज ग्रो कर रही है तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से, और ये जो एडिशनल रॉ मटेरियल है ये आपके कार्बन बेस्ड हैं। ठीक है, ये कार्बन बेस्ड है। हम मैक्सिमम जितने भी फूड कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम क्या है, कार्बन बेस्ड है। Depending on the complexity of this carbon source, different organism can then use different kinds of nutritional processes। अब डिपेंड करता है कि कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस फूड के अंदर, ठीक है, या उस सोर्स के अंदर। उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशनल प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि हर ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए और उस कार्बन सोर्स के पास कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है।
तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, हमें पता है। ठीक है, हम भी जब भी हम कोई पैकेट वाली चीज़ खरीदते हैं, चाहे पनीर खरीद रहे हैं, चाहे हम चिप्स खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी रहती है। तो वही हमें बताता है कि उसके अंदर कार्बन सोर्स कितना है, ठीक है, कार्बन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जिस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore needed to be break down or build up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो भी हमें सोर्स मिल रहा है एनर्जी का बाहर से, ये वेरी कर सकता है इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के फूड ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट का यहाँ पर मतलब है कि क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखोगे, ठीक है, हैबिटाट देखोगे, क्लाइमेट देखोगे, हैबिटाट देखोगे कि वो फूड किस हैबिटाट में, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर और उसी क्लाइमेट, उसी हैबिटाट में उसी टाइप के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो कि उस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि भाई हम क्लाइमेट तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ना हैबिटेट कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें उसी टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी में इवॉल्व होना पड़ता है, उसी फूड को कंज्यूम करना पड़ता है जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में हमें वो फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन है, अच्छे खासा डीप मीनिंग है इसका भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर वो बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है और फाइनली एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी हमें बना के देता है। ठीक है, हम जितने भी फूड कंज्यूम करते हैं, किसी फूड में कम एनर्जी है, किसी फूड में ज़्यादा एनर्जी है, हमारी बॉडी क्या करता है, सबको ब्रेक डाउन कर कर एक यूनिफॉर्म सोर्स बना देता है कि भाई यही एक सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ एनिमल, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका ग्लूकोज, और अगर हम बात करें प्लांट, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें एनिमल्स में। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूँ एनिमल में, वो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। अगर हम वही बात करें प्लांट्स में बात कर सकते हैं हम स्टार्च की। ठीक है, तो ये दोनों एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोवाइड करते हैं उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को। डेट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर्स एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। ठीक है, अलग अलग काम में हम वो एनर्जी का यूज़ करते हैं, चाहे वो लाइफ स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना हो, ठीक है, मॉलिकुलर मूवमेंट्स को यहाँ मेंटेन करना हो, ठीक है, और बाकी सारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है उसको ग्रो कराना हो, मॉलिक्यूल्स को भी बॉडी के अंदर ग्रो कराने में भी हेल्प करते हैं सारे एनर्जी। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी। ये सारे के सारे जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं सीरीज बाय सीरीज, वो ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब जो भी मॉलिक्यूल जो टूट रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो फूड हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, एक बहुत ही कॉमन सोर्स है जो कि फूड को और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ही है जो कि केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, रिएक्शंस को परफॉर्म होने में मदद करता है। ठीक है, केमिकल को ब्रेक डाउन करने में, फूड को ब्रेक डाउन करने में इन ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स फ्रॉम सेलुलर फॉर सेलुलर नीड्स इज़ वॉट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ कर लें फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखा आपने, अभी जो हम लोग सोर्स यूज़ कर रहे थे फूड, उससे हमें एनर्जी मिला, ब्रेक डाउन हुआ। अब वो फूड ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे रेस्पिरेशन आ गया, खाना खाया, न्यूट्रिशन हुआ, ऑक्सीजन आया, रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। नो ऑर्गन नीडेड फॉर द इनगल्फिंग फूड या फिर टेकिंग फूड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी कोई इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है।
exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with environment. But what happens when the body size of the organism increase and the body design becomes more complex? अब बात करते हैं कि क्या हो अगर बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी का डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब कहते हैं यूनिसेलर में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है इन्वायरमेंट के, ठीक है, क्या होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। किसके कॉन्टैक्ट में होती है, ये कॉन्टैक्ट में होती है आपके इन्वायरमेंट के, ठीक है। अब जब बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट को तो आपको ज़्यादा ईज़ हो जाता है आपके सारे कामकाज, जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए जो भी आपके प्रोसेस हैं वो सारे ईजिली हो जाता है। लाइक आपको फूड इनगल्फ करना है, फूड लेना है, या फिर आपको गैसेस का एक्सचेंज करना है तो आप बॉडी के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एनवायरनमेंट के। अगर हम बात करें मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के तो वहाँ पे क्या है कि आपके सारे सेल्स तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमें पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनको फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू and with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of the food and of oxygen will also be the function of the specialized tissue. देखो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिलता है अगर हम ये जानते हैं, और ये सरप्राइजिंग भी नहीं है हमारे लिए कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, हमारे इन्हीं स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है, परफॉर्म होती हैं। However, these poses a problem. इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर हाउ टेकन अप टू वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा उठता है कि मान लो हम लोग ने फूड बना लिया, फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन भी ले लिया। अब ऑक्सीजन को कैरी कराना है, हमें फूड पार्टिकल्स को कैरी कराना है, हमने जो एनर्जी डिराइव कराई उसको कैरी कराना है, तो वो सब कैरी कैसे होगा हमारे बॉडी के अंदर। तो उसी का सिचुएशन, ये सिचुएशन को हेल्प करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक 3 सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। पहला सिस्टम हमारा न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा सिस्टम ऑक्सीजन लेके ब्रेक डाउन करना फूड को, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग ने बात कर ली लास्ट थर्ड सिस्टम की, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। खाना आया, खाना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अब खाना को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको पता है कौन पूरा करता है, हमारा ब्लड, ठीक है। कैरी फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, ठीक है। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen from the energy generation, they create byproduct. अब जब भी ऐसा कोई भी कामकाज चालू होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है कोई चीज़ यूटिलाइज़ की जा रही है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यही बाय प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। These waste byproduct are therefore need to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion. अब ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इनके जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं उसको एक ही जगह से हम बाहर निकालते हैं और एक ही मेथड से हम बाहर निकालते हैं। वो सारा मेथड हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम रहता है, दैट इज़ एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को, हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकाल देता है। Again, if the basic rule of our body design in multicellular organism are followed, specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to the excreted tissue. अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरे बॉडी में है आपके, चाहे वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए हो, चाहे वो फूड सोर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, सब जगह आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर है। तो ये सारे के सारे सिस्टम, ये सारे के सारे प्रोसेस आपस में साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं ना सीरीज़, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस हम लोग ने अभी डिस्कस किया, जिनके बारे में हम लोग ने बेसिक आइडिया लिया, ये सब एक साथ काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि पहले मैं, पहले वो, बाद में वो आएगा, फिर मैं बीच में घुस जाता, नहीं, सबका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो काम करता है, ठीक है, और साथ में ही सब काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन आ गया, हाँ भाई खाना आ गया, खाना भर लेते हैं, रेस्पिरेशन बोलते रुक जा भाई अभी रुक जा, मैं बाद में ऑक्सीजन लेता हूँ फिर काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे प्रोसेस सिक्वेंशली और साइमल्टेनियसली चलते हैं, ध्यान रखना, सिक्वेंशली और साइमल्टेनियसली।
सीक्वेंसली और साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ चलते हैं और सीक्वेंस में चलते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। बेसिक आइडिया आपको वैसे ही पहले से है, और आज ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कैसे हमारे बॉडी फंक्शन करता है, चाहे हम बात करें यूनिसेलुलर की, चाहे हम बात करें मल्टीसेलुलर की। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे अपना पहला लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कोई भी अगर इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही कंटेंट आपको हर दिन मिलते रहेंगे। ठीक है, डेली लेक्चर्स आते रहेंगे, आपकी डेली पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, और अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर अ लाइक। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय।